हेलो चैम्प्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत से बच्चे अपने अकाउंट्स के पेपर में करते हैं। आप भी करते होंगे तो नोटिस करना। और बहुत बार बच्चे कहते हैं कि पेपर तो सारा आता था बट सिली मिस्टेक्स कर दी, तो ये सिली मिस्टेक्स करने से आपको बचना है। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट दीज मिस्टेक्स क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम्स की, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पैटर्न नोटिस करो अपनी गलतियों का कि कहाँ पे आप ज्यादा एरर कर रहे हो और उस पे वर्क करो सो दैट यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। तो चलो डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स। नाउ ये मैंने बहुत बार देखा है शेयर्स चैप्टर का, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो पहले ही बहुत सारी चीजें होती है शेयर्स के क्वेश्चन में जो ध्यान में रखनी होती है। इतनी सारी चीजें सोचते सोचते कई बार यहाँ पे गलती हो जाती है। तो जब आप वर्किंग बनाते हो शेयर होल्डर का डिफॉल्ट फाइंड आउट करने के लिए और आपको अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स दिए होते हैं, आपको अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने होते हैं या फिर अप्लाइड दिए होते हैं अलॉटेड फाइंड आउट करने होते हैं, तो वो करने के लिए बच्चे कई बार गलती से ये वाली कैटेगरी पिक कर लेते हैं जो कि एक्चुअली ओवर सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी है। वो कहेंगे कि जो 5 लाख शेयर्स अप्लाई करता है उसे 3 लाख अलॉट होंगे, बट दैट इज रॉन्ग। हमें प्रो रेटा की कैटेगरी देखनी है। जिसने 4 लाख शेयर्स अप्लाई किए उसे 3 लाख शेयर्स अलॉट होंगे। ये आपको यूज करना है अपने वर्किंग में जब आप अप्लाइड और अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर रहे हो। बट जल्दी जल्दी में इतनी सारी बातें और भी होती हैं तो बच्चे ये वाली कैटेगरी ले लेते हैं। आई होप आप ये गलती समझ गए और हो सकता है आप भी करते हो। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना कि इसमें से आप किस तरह की मिस्टेक्स करते हो, ठीक है, और अब से नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये भी गलती बहुत बार होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा क्वेश्चन है, उसमें आपको गुडविल फाइंड करनी है। गुडविल आपने फाइंड कर दी बट एक और रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, लेट्स से कैलकुलेट बीज शेयर ऑफ गुडविल। वो आपने देखा ही नहीं, आपने बी का शेयर निकाला ही नहीं गुडविल का, मार्क्स कट गए। या फिर ये भी एक एरर होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन होता है उसमें कई बार, जैसे हमने सैम्पल पेपर में भी देखा है कि उन्होंने सिर्फ पूछा होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करो, बट क्योंकि हम इतना ज्यादा यूज टू होते हैं पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कि हम बिना पढ़े पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने लगते हैं, जबकि रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन होता है कि सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालो। तो वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है और टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है इस एग्जाम में। तो प्लीज रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, ठीक है। देन ये मिस्टेक भी मैंने देखी है क्योंकि ज्यादातर 95% क्वेश्चंस जो होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, उसमें आपको पहले करंट ईयर दिया होता है और फिर प्रीवियस ईयर दिया होता है ना। नॉर्मली 95% क्वेश्चंस में आपको पहले करंट ईयर दिया होता है फिर प्रीवियस ईयर दिया होता है, तो हमारा माइंड उसी हिसाब से काम करता है इसको इंक्रीज डिक्रीज देखने के लिए। बट प्लीज चेक कर लो ऊपर, कहीं पहले प्रीवियस ईयर दिया और बाद में करंट ईयर। और हमें प्रैक्टिस नहीं होती इस तरह के क्वेश्चंस की, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ। हमारा माइंड वर्क करता है कि पहले करंट ईयर दिया होता है फिर प्रीवियस ईयर, बट प्लीज एक बार चेक कर लो। कई बार ऐसा भी होता है कि उन्होंने पहले प्रीवियस ईयर दिया हुआ है फिर करंट ईयर और पूरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। दिस इज अ बिग मिस्टेक। ओके, इसी से रिलेटेड एक और मिस्टेक हो सकती है, कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जब आपको बनानी होती है तो क्वेश्चन में ज्यादातर आपको जैसे करंट ईयर पहले दिया और प्रीवियस ईयर बाद में दिया है, बट जब आपको स्टेटमेंट बनानी है खुद से तो आपको पहले प्रीवियस ईयर लेना है और फिर करंट ईयर लेना है। तो कई बार वैल्यूज लिखते समय हम मिक्स कर देते हैं, तो मेक श्योर ये सारी वैल्यूज इधर जाएं और ये सारी वैल्यूज इधर जाएं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वैसे लिखने लग जाते हैं, बीच में याद आता है अरे नहीं ये तो पहले ये लिखना था। तो प्लीज इस तरह की गलती आप ना करें और ये भी एक कॉमन एरर है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं और उसके लिए जो स्टेटमेंट्स दी होती हैं एसेट और लायबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में कि एसेट बढ़ रहा है लेट्स से बाय 2000 या एसेट की वैल्यू हो रही है एसेट इज इंक्रीजिंग टू 80,000, तो ये टू और बाय का क्या मतलब होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये बात ध्यान रखना
कि रीवैल्यूएशन में हम वो वैल्यू लिखते हैं जितने से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जितने से बाय, और बैलेंस शीट में हम वो वैल्यू लिखते हैं जो अब उस एसेट और लायबिलिटी की हो गई है, अब जो उसकी फाइनल वैल्यू है। तो प्लीज यहां पे भी केयरफुल रहिएगा। अनदर एरिया रीवैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड समझ नहीं आता। कई बार बोल रहे होते हैं प्रोविजन इतना बनाना है, इतने से इंक्रीज करना है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो उससे रिलेटेड कंफ्यूजन का सोल्यूशन मैं आपको दे रही हूं। मैंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया है इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। मेक श्योर टू कवर इट। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से कवर किया तो आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसलिए प्लीज वो वीडियो जरूर कवर कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देन खतरा, डेंजर, इससे मैंने क्लास में नाम दिया हुआ है डेंजर या खतरा। ये क्या होता है आपके फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में अगर आपको ये नहीं बताया हुआ है कि ड्राइंग्स कब की गई हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ्स के लिए, राइट। बट मेक श्योर उस केस में क्या हो कि परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम लिखा होना चाहिए। सो आई रिपीट, अगर ड्राइंग्स का टाइम पीरियड नहीं गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो परसेंटेज है उसके साथ पर एनम लिखा है, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो हम 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। ऐसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, राइट। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लीज चेक कर लो जहां पे भी परसेंटेज लिखी है उसके साथ पर एनम लिखा है या नहीं, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर पर एनम लिखा है यानी आपको टाइम पीरियड को भी कंसिडर करना है, और अगर पर एनम नहीं लिखा है तो आपको टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करना है। एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल द चैप्टर्स, जैसे फंडामेंटल्स चैप्टर में भी, डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो मेक श्योर कि आप इस चीज का भी ध्यान रखें। देन जब भी आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है, गेन सेक्रीफाइस फाइंड आउट करना है, तो आप इन वर्ड्स का ध्यान रखिए। क्या लिखा है, ऑफ हिज शेयर लिखा है या फ्रॉम हिज शेयर लिखा है, क्योंकि दोनों का मतलब अलग है। तो ऑफ हिज शेयर में हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसके शेयर के साथ, और फ्रॉम हिज शेयर में अगर सेक्रीफाइस है तो जितना शेयर गिवन है वही उसका सीधा वही सेक्रीफाइस है। तो यहाँ पे भी केयरफुल रहिए, प्रैक्टिस करें इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको डाउट है। देन डिसोल्यूशन चैप्टर में जो हम रेम्यूनरेशन दे रहे होते हैं पार्टनर को टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस, उसकी एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नॉर्मल कमीशन दे रहे हो पार्टनर को फॉर डिसोल्यूशन प्रोसेस, तो इसकी हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी उस पार्टनर का नाम है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर देख लो जो हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं क्या वो इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है, अगर हाँ तो इसका मतलब है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी उसी पार्टनर को बियर करने हैं। तो प्लीज यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। अगर आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम है तो अगेन मैं वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ आपके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज से रिलेटेड, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है, दिस इज रिलेटेड टू द टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहां पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो जितनी पेमेंट आपको करनी है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स यानी परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर और डिबेंचर, ये फेस वैल्यू नहीं है। हाँ, इशू प्राइस फेस वैल्यू भी हो सकता है अगर हमने शेयर्स या डिबेंचर्स पार पे इशू किए। अगर हमने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए हैं, लेट्स से 10 रुपीज के डिस्काउंट पे, तो ये इशू प्राइस हो गया। एंड माइंडेड शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, डिबेंचर्स को कर सकते हैं। और अगर शेयर्स या डिबेंचर्स को आपने प्रीमियम पे इशू किया है, लेट्स से 10 का प्रीमियम है और 100 की फेस वैल्यू है, तो दिस इज द इशू प्राइस। तो इस फॉर्मूला में हम इशू प्राइस से डिवाइड करते हैं, और इसका पूरा लॉजिक है, ये कोई सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, देयर इज अ प्रॉपर लॉजिक बिहाइंड दिस। बट क्या होता है ना, अगर इस तरह की स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में, देखो इशूड ₹4 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। ये जो कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर्स पब्लिक को
है ना। तो यहाँ पे ये जो 4 लाख रुपीज का आपको अमाउंट गिवन है, ये क्या है, क्या ये डिस्काउंट के बाद है या ये फेस वैल्यू? तो लेट मी टेल यू, जब आपको ऐसे स्टेटमेंट में जब आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो पब्लिक को, ऐसे रुपीज में डिबेंचर्स की वैल्यू गिवन है, तो ये फेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमेशा ये फेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट करने हैं तो आप इसे फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी 100 से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आएगा 4000 डिबेंचर्स। तो इन दोनों टॉपिक्स को बच्चे मिक्स कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इशू प्राइस से डिवाइड कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम फेस वैल्यू से, तो मिक्स हो जाता है माइंड में कि ऐसा क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो मेक श्योर ये वाला जो इशू प्राइस से डिवाइड करना है, दिस इज फॉर इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक। और ये जब नॉर्मल स्टेटमेंट लिखी हुई है तो ये हम फेस वैल्यू मानते हैं डिबेंचर्स की। अगर डाउट है तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देन सबसे बड़ी सिली मिस्टेक तो होती है कैलकुलेशन एरर। ये तो बहुत कॉमन है, गलती से 10 लाख की जगह 1 लाख लिख दिया, 17 की जगह 7 लिख दिया, 2 + 2 5 कर दिया। इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं क्योंकि हम जल्दी जल्दी में कर रहे होते हैं। इसलिए मेक श्योर आप बहुत प्रैक्टिस करें, एग्जाम से पहले 3 घंटे के पेपर सॉल्व करें, सो दैट आपकी स्पीड डेवलप हो जाए और आप थोड़ा कामली पेपर को सॉल्व कर पाए, थोड़ा रीचेक भी कर पाए और कैलकुलेशन एरर ना हो। पूरा फोकस से आपको पेपर करना है। कैलकुलेशन एरर होगी तो बहुत सारे मार्क्स आपके यहाँ पर चले जाएंगे। देन जो जनरल रिजर्व होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में, क्योंकि ये सिर्फ तभी डिस्ट्रीब्यूट होता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रही होती है, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा है, रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तब हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया है जो हमारा फंडामेंटल्स वाला चैप्टर है उसमें हम जनरल रिजर्व अगर गिवन भी होता है क्वेश्चन में तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते हैं, माइंड इट, ठीक है। देन कई बार जर्नल एंट्री की पोस्टिंग जब हम करते हैं लेजर में तो गलती करते हैं। इस तरह की एंट्रीज को जब वो कैपिटल अकाउंट में प्लेस करते हैं बच्चे तो यहाँ पे मिस्टेक होती है। तो प्लीज केयरफुली आपको करना है। अगर डिफिकल्टी होती है तो और प्रैक्टिस करो। जैसे यहाँ पे आकाश डेबिट पे है, आकाश के डेबिट पे आ जाओ, अमाउंट लिख दो जो आकाश के आगे है 10,000। अमन डेबिट पे है, अमन के डेबिट पे आ जाओ, अमाउंट लिख दो जो अमन के आगे है 5,000। पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज, टू मुकेश कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे मुकेश क्रेडिट पे है, मुकेश के क्रेडिट पे आ जाओ। पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज, ऑपोजिट में 2 चीजें हैं तो दोनों लिख दो, ठीक है। इस तरह की एंट्रीज पोस्ट करने में अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज और प्रैक्टिस करो। बाय आकाश कैपिटल अकाउंट, बाय अमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देन कई बार क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल लिखा होता है क्वेश्चन में और आप एंट्री पास कर देते हो कैपिटल अकाउंट से। स्पेशली जैसे अगर पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ था कहीं स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में, पूरा सॉल्व तो आपने कर लिया बट एंट्री आपने कैपिटल अकाउंट से पास कर दी, सो दैट इज रॉन्ग। बी केयरफुल, अगर फिक्स्ड कैपिटल लिखा है तो करंट अकाउंट से एंट्री पास करेंगे, एक्सेप्ट अगर एडिशनल कैपिटल आ रही है और अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो रहा है, ठीक है। देन नरेशन प्लीज जरूर लिखेंगे। अगर जर्नल बना रहे हो, कई बच्चे पूछते हैं कि मैम जर्नल बना लिया, नरेशन लिखना क्या जरूरी है? देन ऑब्वियसली यस जरूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट। बट हाँ, आप थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा क्विकली लिख सकते हो, बट मेक श्योर टू राइट इट। रुपीज प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाएंगे। यहाँ पे भी गलतियां होती हैं, प्लीज पे अटेंशन हियर एज वेल। देन लोन टू पार्टनर और लोन बाय पार्टनर, ये दोनों चीजों का ट्रीटमेंट ना थोड़ा ध्यान से देख के जाना सभी चैप्टर्स में, स्पेशली डिसोल्यूशन चैप्टर में। तो अगर आपको लोन बाय पार्टनर से रिलेटेड कंफ्यूजन है डिसोल्यूशन चैप्टर में तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छे से मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो लोन टू पार्टनर या लोन बाय पार्टनर का ट्रीटमेंट सभी चैप्टर्स में एक बार रिवाइज कर लो और सेग्रीगेट कर लो माइंड में कि किस चैप्टर में क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। देन कुछ एडिशनल टिप्स आपके लिए, प्लीज क्वेश्चन नंबर को अच्छे से हाईलाइट करना है,
कि कौन सा आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। पार्ट ए पार्ट बी में से कोई भी आप पहले कर सकते हो, बट मेक श्योर अगर आप पार्ट बी कर रहे हो तो पहले पार्ट बी के सारे क्वेश्चंस हो और फिर पार्ट ए के, मिक्स नहीं करना है। देन वर्किंग नोट थोड़ा प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, बहुत ज्यादा सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये होना चाहिए, अदरवाइज मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ओवर राइटिंग आप ना करें, अगर आपने कुछ अमाउंट गलत भी लिख दिया उसको सिंपल थोड़ा सा कट करके फिर से लिखो, बहुत ज्यादा ऐसे घिचपिच करने की जरूरत नहीं है। एंड स्पीड इन एग्जाम, बहुत बार बच्चे कहते हैं कि मैम स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया और फिर मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो टाइम मैनेजमेंट ढंग से आपको करनी है, ये नहीं कि स्टार्टिंग में आपने ज्यादा टाइम लगा दिया और एंड में आपके पास फिर टाइम बचा ही नहीं क्वेश्चंस के लिए। स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करके रखनी है, स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करनी है। एंड लाइक आई सेड, प्लीज आप 3 आवर वाले पेपर्स काफी सारे सॉल्व करो ताकि आपकी स्पीड डेवलप हो जाए, ताकि आप टाइम पे अपना पेपर पूरा कर पाओ, क्योंकि ये भी एक चैलेंज रहता है अकाउंट्स के पेपर में कि स्पीड इशू रहता है, क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाते, राइट। सो आई होप इस वीडियो से आपको पता लगा है कि कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक्स होती हैं। मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि किन एरियाज में आप मिस्टेक करते हैं, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल सके। एंड वाइल प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस आप इन एरियाज का ज्यादा ध्यान रखेंगे, right? So I hope this video helped you. If it did, please give it a thumbs up and share it with your friends. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।